ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में अपन ने एमईसी चैप्टर पूरा कर लिया था, साइक्लोट्रॉन, हॉल इफेक्ट, ये सब पढ़ लिया था। तो आपको कुछ भी अगर डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1 के 30 क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। और रचित बोल रहा है ऐसा आज प्रिडिक्शन है कि पावर फेल्योर होगा। अच्छा, चलो अच्छा है, अपनी सुबह सुबह क्लास है। फिर कब फेल्योर होने वाला पावर, टाइम वाइम कुछ पता है क्या? नहीं, ठीक है। चलो, तो अगर सच में होगा तो पता चल ही जाएगा अपन को। ठीक है, चलो, तो पहले तो डिस्कशन बहुत सारा पेंडिंग बचा हुआ था, तो डिस्कशन से स्टार्ट करते। तो बिगिनर बॉक्स डिस्कस करते। अब जो भी होगा देख लेंगे अपन, है ना। जब पावर फेल होगा और नहीं होगा, जो भी होगा दिख जाएगा अपन को। चलो, अपन तो अपना पढ़ाई स्टार्ट करते। तो एमईसी डिस्कस करना था हमको। एमईसी का बिगिनर बॉक्स 6 बचा था अपना। बीबी 5 तक अभी आप देख लो अच्छे से। बीबी 5 तक अगर कुछ डाउट है तो पहले बीबी 5 तक कुछ डाउट बच रहा है किसी का तो पूछ सकता है। शाम को 4:30 बजे, ठीक है। चलो, बीबी 5 तक कुछ डाउट किसी का कुछ बचा है तो वो पूछ सकता है। बीबी 5 तक किसी को कुछ भी पूछना है? नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर अपन बीबी 6 पे आ जाते हैं। चलो, बीबी 6 बताओ। 12 क्वेश्चन से बीबी 6 में क्या डाउट है बताइए। बीबी 6 क्वेश्चन 1 पार्ट सी, क्वेश्चन 5, 6, 7, 11। क्वेश्चन 1, 5, 6, 7, 11 इतने डाउट आए मेरे पास अभी। चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर ऑफ n टर्न्स एंड लेंथ a in b, length a, width b, carries a current I. It is hinged about one of its longer side and placed in uniform magnetic field डायरेक्टेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और इस लूप को अपन ने एक साइड के अलॉन्ग हिंज कर रखा है। इफ द प्लेन ऑफ लूप मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, then we need to find the force on the four sides of the loop and the net torque on the loop. तो उसका सी पार्ट आपने डाउट बोला है मुझे। सी पार्ट में टॉर्क पूछा है, टॉर्क एडी लिखा ही है। तो टॉर्क अबाउट साइड एडी पूछना चाह रहे हैं वो लोग। टॉर्क अबाउट साइड एडी पूछना चाह रहे हैं। तो किसी एक साइड के अबाउट टॉर्क, ये तो यहाँ तो देखो कपल फोर्स लगता है ना। लूप पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर तो फोर्स कपल लगता है। फोर्स कपल का जो टॉर्क होता है वो किसी एक्सिस को बदलने से चेंज ही नहीं होता, समझे? हाँ, तो फोर्स कपल का जो टॉर्क आएगा ना, वही टॉर्क आंसर होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए वही एम क्रॉस बी। इसका आंसर होना चाहिए एम क्रॉस बी। जब किसी भी सिस्टम पे कपल फोर्स एक्ट करते तो कपल फोर्स का टॉर्क है ना, वो बदलता नहीं है। वो कपल फोर्स का टॉर्क अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाले, प्रोवाइडेड कि अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क आ रहा है उसकी एक्सिस के अबाउट, तो वो हमेशा सेम आएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो एक तो रिजिड बॉडी है, इस पे दो फोर्सेस लग रहे थे इस तरह से। तो अब जो फोर्सेस का प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस ले लो, उस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी एक्सिस ले लो, इन सभी एक्सिस के अबाउट टॉर्क सेम आएगा। इन सभी एक्सिस के अबाउट टॉर्क सेम आएगा। कपल फोर्स का टॉर्क एक्सिस चेंज करने से चेंज नहीं होता है। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर तुम इस प्लेन में ही एक्सिस ले लो, अगर कोई इस प्लेन के अबाउट टॉर्क पूछने लग जाए, इस प्लेन में एक एक्सिस लेके उसके अबाउट टॉर्क पूछने लग जाए, तो वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो इसके परपेंडिकुलर होने वाला है, तो इस प्लेन में उसका कंपोनेंट जीरो आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालो, आंसर सेम आएगा, एम क्रॉस बी, यही आंसर होना चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए एम क्रॉस बी। तो अब हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो हो गया अपना। उसके बाद आपने बोला है फिफ्थ। फिफ्थ देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला है मेटेलिक वायर है जिसको फोल्ड करा है स्क्वायर लूप में, उसके अंदर करंट आई है, उसको मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखा है। इफ द शेप ऑफ लूप इज चेंज फ्रॉम स्क्वायर टू सर्कल विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ वायर, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होना चाहिए। तो अब क्या हुआ है कि आपके पास एक स्क्वायर लूप है, उसको आप सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करने वाले, स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट करने वाले।
और स्क्वायर लूप में करंट था, पढ़ो क्वेश्चन में बोला उन्होंने करंट था, तो इसमें अगर करंट है आई तो उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा होगा। कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा? करंट इनटू एरिया। मान लीजिए साइड लेंथ ए है, साइड लेंथ बी है क्या उन्होंने? हाँ, साइड लेंथ ए ही दी है उन्होंने, तो पहले इतना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब जब वो सर्कल बन गया तो सर्कल की रेडियस अगर स्मॉल आ रहा है, सर्कल में करंट आई है, तो अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर। और आप कंडीशन बना सकते हो कि 4a इक्वल टू 2 पाई आर। इस सेम ही वायर को आपने सर्कल में कन्वर्ट करा है ना, तो आपको एरिया का नया एरिया मिल जाएगा। देखो नया एरिया मिल गया तो नया मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। नया मैग्नेटिक मोमेंट आ गया तो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ही दी है, बाद में भी परपेंडिकुलर दी है। तो पहले एनर्जी जो होगी इनिशियल एनर्जी वो लिखोगे माइनस एम डॉट बी, दोनों पैरेलल है तो सीधा एम बी लिख देना, और बाद की लिख देना माइनस एम डैश इंटू बी। तो देखो चेंज हो रही है, तो जो भी चेंज होने में डिफरेंस आएगा एनर्जी का, इतने आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो वर्क आएगा ना, ये हो सकता है कि साइन आपका गलत है, ऑप्शंस में जो साइन है वो वाला साइन मैच नहीं करे। तो क्योंकि है ना मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने ये कंफर्म नहीं करा है कि पैरेलल है एम के की अपोजिट है, ऐसा कहीं लिखा नहीं देखो वहां पे। ठीक है, आप समझो वहां पर देखो अच्छे से, मेटेलिक वायर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड, इट कैरीज द करंट आई इज केप्ट इन अ परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये नहीं बोला कि एम वेक्टर के पैरेलल है या अपोजिट है, तो इसमें आपको हाँ साइन का थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा। यहाँ से जो साइन आए उसको आप अपोजिट भी ले सकते हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर उल्टी हो गई ना तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, चलो, और अब आप ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? करना क्या था? अंडरस्टूड, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन यार मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको आइडिया दिया था, आपको किस किस बच्चे को मतलब याद ही नहीं रहा कि कैसे करना है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं चेक करूँ कि भाई ऐसे बता देने से आता है कि नहीं बच्चों को। मैंने थ्योरी बताते बताते आपको बोला था ये कि मतलब लूप का एरिया बदल दो तो मैग्नेटिक मोमेंट बदलेगा, तो एनर्जी बदलेगी, तो वर्क डन हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी, ऐसा अपन ने थ्योरी में डिस्कस करा था। आ गया था ये? ओके, वेरी गुड, हो गया था, बहुत बढ़िया है ना। हाँ, मुझे लगा कि आपकी वैश्य में ऐसा बता सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे ही बता दिया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आप क्या क्या समझते हो? क्वेश्चन में क्या क्या समझ में आया आपको? पहले तो मुझे ये बताओ, आपको क्या क्या समझ में आया क्वेश्चन में, बताइए। एक सेकेंड, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको क्या क्या समझ में आया? 6 को टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाना है, ठीक है। तो आपको क्या सिचुएशन दी है, थोड़ा समझाओ मुझको। लूप कैसा रखा है, कुछ कुछ बता सकते हो मुझे? अच्छा, लूप किस प्लेन में रखा है? क्या वो एक्स वाई प्लेन में है? क्या लूप एक्स वाई प्लेन में है? कि वाईजेड प्लेन में है कि जेड एक्स प्लेन में है, किस प्लेन में रखा हुआ है लूप? सर उसमें बस आई की वैल्यू का गेम है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कुशाग्र, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की गलती हो सकती है, बस बिल्कुल सही। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से समझो, देखो क्वेश्चन में हमें ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, जो लूप का मैग्नेटिक मोमेंट है उसे ऑब्जर्व करो क्या दिया है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप दिया है 3i माइनस 4j, एक्स में 3 और वाई में माइनस जेड। तो लूप कुछ ऐसा रखा है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा है ना। करंट उसमें कुछ ऐसा है कि मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में बन रहा है, इस तरह से करंट है। और मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखी है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर दे रखी है। अब ध्यान से देखना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एम क्रॉस बी टॉर्क मिलेगा आपको, वो आप निकालोगे तो अलॉन्ग जेड एक्सिस आ रहा है, ये जेड एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो जेड एक्सिस के पैरेलल टॉर्क आ रहा है, मतलब इधर की तरफ टॉर्क आ रहा है। ठीक है, टॉर्क कुछ ऐसे एक्सिस के अबाउट आ रहा है, लूप के प्लेन में ही ऐसे एक्सिस के अबाउट टॉर्क आ रहा है। इसके अबाउट लूप घूमना चाहता है, लूप इस एक्सिस के अबाउट घूमना चाहता है, और क्वेश्चन में जो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है वो इस एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में जो दिया है वो इस एक्सिस के अबाउट दिया है, पर लूप घूम इस एक्सिस के अबाउट रहा है, तो एक्सिस की गड़बड़ होती है बच्चों से इसके अंदर। हाँ, समझ में आई बात? चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया है वो आपको लूप के एक्सिस के अबाउट दिया है, बट लूप घूम रहा इस एक्सिस के अबाउट रहा है, तो ये जो हमारे पास सर्कुलर लूप है वो इस डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका हाफ होगा। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही ले लो तो आंसर आ जाएगा। अब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा के आप निकाल सकते हो अल्फा। 6 आ गया क्या? आप 7 में पूछा मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिंग कितनी होगी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी है, टॉर्क देखो, टॉर्क चाहेगा इस लूप को घुमाना, तो टॉर्क चाहेगा इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल करना है ना, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी ऐसा बाहर आ रहा है, ये उल्टा घूमेगा, सॉरी मैंने डायरेक्शन गलत दिखा दी है, एम क्रॉस बी बाहर आ रहा है तो ऐसा घूमेगा, ये एम क्रॉस बी ऐसा घूमेंगे टेंडेंसी होगी, तो ये लूप घूम के मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होना चाहेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी माइनस एम बी, और इनिशियल एनर्जी देखो 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर देना इसको, उससे आप ओमेगा निकाल सकते हो, और आई यहाँ पर भी सही से रखना। चलो सेकंड पार्ट भी क्लियर इसका, 7th। अब देख लो किसी को अगर कुछ डाउट बच रहा है तो आप पूछ सकते हो। सर एम हाफ क्यों है? एम हाफ नहीं हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दिया इस एक्सिस के अबाउट है, बट लूप घूम रहा है डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, लूप अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, और लूप के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, वो लूप ऐसे नहीं घूम रहा है, वो लूप ऐसे घूम रहा है, डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही लेना पड़ेगा आपको, समझे? जिस एक्सिस के अबाउट घूमेगा उसी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो अब 11th वाला बच रहा है। 11th वाला मैंने शायद, मुझको अच्छे से याद है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ाया था तो डायपोल के साथ मैंने आपको ये टर्म्स बताए थे। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है मान लीजिए हमारे पास, तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल के अलोंग, उसके पी वेक्टर के अलोंग जाके जो पोजीशन आती है इसे हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, इसे हम एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था। एंड ऑन पोजीशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार मैग्नेट के एंड्स बार मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन पर ही होते हैं, बार मैग्नेट के अलोंग चलो, बार मैग्नेट के एंड्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग चलो, वो वाली लाइन है, इसलिए इसको एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। एंड्स इसी पोजीशन से दिख रहे तुमको, इसी पोजीशन से तुम्हें एंड्स दिख रहे, इसलिए इसको एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो यही चीज आपको यूज करना है अब सर्कुलर लूप के लिए भी। सर्कुलर लूप की जो एक्सियल पोजीशन होती है वो भी एंड ऑन पोजीशन जैसी। अब क्लियर है क्या? हाँ, इसको टेने पोजीशन भी बोलते हैं, इसको टेने पोजीशन भी कहा जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड टेने पोजीशन। चलो क्लियर? बस तो ये थ्योरी का एक छोटा सा पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 11। अब ये हो गया होगा आपसे, उसके बाद अपना बिगिनर बॉक्स पूरा, तो अपना ये पूरा चैप्टर ही खत्म। अब आप इसके देख लो इलस्ट्रेशन, किसी इलस्ट्रेशन में कोई डाउट हो, इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे हैं, एक तो इलस्ट्रेशन 12 जरूर करना, इलस्ट्रेशन 11 भी अच्छा है, वो भी करिएगा, सारे ही इलस्ट्रेशन अच्छे हैं तो आप लोग सब कर लीजिएगा। अदरवाइज क्या होता है, कोई इलस्ट्रेशन क्वेश्चन ही डायरेक्ट पेपर में आ जाएगा तो आप फिर वहां गड़बड़ करोगे। तो किसी इलस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट पूछना हो? नो, ठीक है। इलस्ट्रेशन अगर नहीं करे हो तो कर लीजिएगा, आप अगली क्लास में पूछ सकते हो डाउट, है ना? ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1, तो एक एक पेज डिस्कस करते चलेंगे अपन। एक्सरसाइज 1 पेज 1, क्वेश्चन 8 है, इसमें 8 क्वेश्चन है, तो बताओ। एक्सरसाइज 1 फर्स्ट पेज, 8 क्वेश्चन से क्या डाउट है 8 में, देख लीजिए। 1 to 8 क्वेश्चन में क्या डाउट है देख लीजिए।
Question number 8. Okay. Question number 8. A uniform beam of positively charged particle is moving with constant velocity parallel to another beam of negatively charged particle moving with the same velocity in opposite direction, separated by distance d. The variation of magnetic field B along the perpendicular line drawn between the two beams is best represented by. तो एक तो आपको पॉजिटिव चार्ज की बीम दिख रही है एंड सेकंड आपको दिख रही है नेगेटिव चार्ज की बीम, लेकिन वो अपोजिट जा रही है। क्वेश्चन में कहा है वो अपोजिट जा रही है, तो उनमें करंट क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज की बीम है वो सपोज ऊपर जा रही है, तो नेगेटिव चार्ज की बीम नीचे जा रही है, तो इसके ऊपर जाने से यहाँ पे ऊपर ही करंट दिखेगा और इनके नीचे जाने से भी ऊपर ही करंट दिखेगा, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है। तो आपको ऐसा लगेगा ना दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, अब उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड का सोचो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड आएगी, इसकी वजह से बाहर आएगी, तो बीच में एकदम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो। समझ में आ रही के बाद? एकदम सेंटर पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ठीक, तो अब कौन सा ऑप्शन जिस मैच करना चाहिए? किस किस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? देखो सी और डी में। अब सी सही है कि डी सही है? वेरी गुड, डी। क्यों? क्योंकि वेरी क्लोज टू वायर मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी जैसी होनी चाहिए, है ना? 1/r का फंक्शन होता है, वो कोई लीनियर फंक्शन थोड़ी होता है, 1/r का होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन 16 तक बताइए क्या डाउट है? क्वेश्चन 16 तक, 1 to 16। क्वेश्चन नंबर 10 आया मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, two large conducting current planes perpendicular to x-axis are placed at distance d and 2d as shown. Current per unit width in both the planes is same and the current is flowing in the outward direction. The variation of magnetic field is a function of x, where x is varying from 0 to 3d. तो हमको मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, ये उन्होंने टॉप व्यू जैसा डायग्राम दिखाया है। उन्होंने कहा है देखो क्वेश्चन में कि करंट जो है प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है ना? तो ये दो करंट कैरिंग शीट्स दी है आपको, करंट कैरिंग लार्ज प्लेट्स दी है, जिनमें दोनों में करंट ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरह से ये करंट दिखा बाहर की तरफ आ रहा है। तो याद है आपको लार्ज प्लेट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी? μ0k/2 होती थी, यूनिफॉर्म होती थी वो। करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड रखो, इस प्लेट की वजह से यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, ड्यू टू दिस प्लेट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर यहाँ नीचे आएगी, ड्यू टू दिस प्लेट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे यहाँ ऊपर आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करी मैंने, तो देखो बीच में फील्ड जीरो हो रही है, यहाँ डाउनवर्ड, यहाँ जीरो, यहाँ अप। समझ में आया क्या? तो अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ये? एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, बीच में जीरो, यहाँ अपवर्ड है और कांस्टेंट है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलो उसके बाद आपने 11th पूछा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ओ ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप एज शोन इन द फिगर। ये क्वेश्चन है ना बहुत आसान है, पर ये पता नहीं क्यों बच्चे डाउट पूछते हैं। तो मुझे बताओ इसमें आपको समस्या क्या है, आपको पूछा क्या है, पहले तो ये बताओ क्या चाह रहे हो वो आपसे? एक करंट लूप है कुछ इस तरह का, एक करंट लूप है इस तरह का, और आपको सर्कल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मान लीजिए ये डिस्टेंस, ये रेडियस सर्कल की आर थी, और आपको जो एंगल दिख रहा है सेंटर पे बनता हुआ पूरा, लेट्स से वो 2 थीटा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या दी हमको? स्ट्रेट वायर में डाउन और आर्क में अप, यहाँ पे करंट ऊपर, यहाँ करंट डाउन। अब मुझे बताओ इसमें समस्या क्या है, या मैं क्वेश्चन अलग तरह से पूछूं, ये एक आर्क है, क्या इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो आप? क्या आप आर्क की उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो? बच्चे बोल रहे हैं हाँ, बहुत बढ़िया। क्या स्ट्रेट वायर की उसके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो? हाँ।
ठीक है, तो हो गया, तो फिर तो हो गया। हाँ, जो आर्क की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, आर्क के डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर घुमाओ तो अंदर की तरफ थंब आ रहा है, अंदर की तरफ बाहर में करंट नीचे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अब जिसकी बड़ी होगी वो डोमिनेट कर जाएगी, तो दोनों की फील्ड अलग अलग लिख लो। आर्क की फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू एंगल ऑफ आर व्हिच इज 2 थीटा। और स्ट्रेट वायर की फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगी आपको, ध्यान देना यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगी। तो ये आर का क्या कॉम्पोनेंट जाएगा, ये थीटा, तो आर कॉस थीटा, ठीक है। और ऊपर याद करो 2 साइन थीटा लगाना पड़ेगा अपन को स्ट्रेट वायर के फील्ड के लिए, ठीक है। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ थीटा है और यहाँ टेन थीटा है ना, बाकी सब कुछ सेम है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहाँ पर भी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एक जगह थीटा एक जगह टेन थीटा। अब अगर तुमने इतना सा सोच लिया कि थीटा बड़ा होता है कि टेन थीटा, तो किसकी फील्ड बड़ी है वो आपको पता चल गया, थीटा बड़ा होता है कि टेन थीटा, ये सोच लिया तो तुम्हारा काम हो गया। अब ये कैसे बताओगे मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि प्रूव करके दिखाओ कौन बड़ा है, तो आप कैसे बताओगे, मैथ से वैल्यूज रख के नहीं, नहीं वैल्यूज रखना अच्छा तरीका नहीं है। मैथ्स में पढ़ाया था, हाँ मैथ्स में लिमिट्स में पढ़ाते हैं आपको, ये वेरी गुड। ग्राफ से देख सकते हो, ग्राफ से भी देख सकते हो, और कुछ तरीके से डेरिवेटिव करके कर सकते हो, यस। टेन थीटा की सीरीज है तुम्हारे पास, यस उससे कर सकते हो, है ना। हाँ, टेन थीटा की सीरीज है देखो आपके पास, उस सीरीज में आपको थीटा प्लस समथिंग मिलता है ना आगे, सीरीज से देख सकते हो, बिल्कुल सही। तो आप जानते हो कि टेन थीटा बड़ा होता है थीटा से, इसका मतलब ये वायर की मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है। तो नेट में फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आने वाली थी ना, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गई, आंसर। चलो अब ये सोचो कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया आपको, जिसका भी डाउट था उसको क्या समस्या थी इसके अंदर, इसमें ऐसा कौन सी चीज थी जो हम नहीं कर सकते थे, बताओ। मतलब इसमें मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसा है जो बच्चे नहीं कर सकते, पर हर बार मैं देखता हूँ कि बच्चों को डाउट आता है, तो ऐसा क्या है इसके अंदर, बस थोड़ा सोचना है। वो है ना, क्वेश्चन देख कर है ना बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, वो ये लूप को है ना, पता नहीं क्यों सोचते नहीं कि एक आर्क प्लस वायर है, और आर्क और वायर दोनों की फील्ड उन्हें लिखते आती है। बस फिर आपको ये चेक करना है कि थीटा बड़ा है टेन थीटा, इतना छोटा सा चीज चेक करना है जो आपको मैथ्स में सिखाई जाती है, तो उसका एक एप्लीकेशन करना है बस। हाँ, ठीक है। चलो अब देखो मैथ्स में पढ़ी हुई चीज का एप्लीकेशन कुछ ऐसी अचानक आ जाता है ना, तो आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, फिर मतलब अपन को सीखना है ये चीज। हमको जो भी क्वेश्चन जो आएगा आईआईटी में बिल्कुल नया आएगा, वहां हमें थोड़ी पता कि क्या लगेगा, वहां कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी नई ट्रिक आपको लगानी पड़ जाए, कोई नई चीज सोचना पड़ जाए। तो जो भी चीजें आपने पढ़ी है पूरा दिमाग ओपन करो रखो, और हर चीज सोच सकते हो, हर चीज कर सकते हो, ये विश्वास करो अपने आप पे, और ट्राई करो चीजों को करने का, तो आप कर लोगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए, 16 तक और कुछ बच रहा है किसी का डाउट, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं 24 तक आते हैं फिर। 17 आया मेरे पास, 19 आया, 17 19 और कुछ हो तो भेज दीजिएगा, मैं 17 देख लो जब तक। A uniform magnetic field B naught J exists in a space. A particle of mass m and charge q is projected towards the negative x-axis with speed v from the point d00. The maximum value of v for which the particle does not hit the yz plane is. तो डायग्राम बनाओ सबसे पहले तो, मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है, तो पहले तो y डायरेक्शन बना लेता हूं मैं, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is projected towards negative x-axis, तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ पार्टिकल फेंका जा रहा है, कहां से, d00 पॉइंट यहां होगा एक्स एक्सिस पे डी डिस्टेंस पे, वहां से चार्ज पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो,
इस तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कितनी स्पीड से, v स्पीड से, ठीक है। और आपसे बोला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है जे एक्सिस के अलाउ। और क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू v की क्या हो सकती है जिससे पार्टिकल yz प्लेन से नहीं टकराए। yz प्लेन किधर होगा, ये y एक्सिस और z ऐसा बाहर की तरफ होगा, तो ये yz प्लेन है, ये इससे पार्टिकल टकराना नहीं चाहिए। तो इससे टकराना नहीं के लिए क्या होना चाहिए, पार्टिकल देखो करने क्या वाला है, v इधर v ऊपर, v क्रॉस v उस पे ऐसा फोर्स लगने वाला अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको 3D में दिखाने की कोशिश करूं, उस पर अंदर की तरफ फोर्स है पार्टिकल पे, यहाँ पर पार्टिकल है और फोर्स इस तरफ है, तो सर्कुलर मोशन करेगा, यहाँ पे सर्कल का सेंटर होना चाहिए और इस पाथ इस प्लेन में ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा वो, इस तरह का कुछ पाथ हो सकता है पार्टिकल का, ये ऐसा कुछ पाथ हो सकता है पार्टिकल का, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ऐसा कुछ पाथ हो सकता है, यहाँ सर्कल का सेंटर है। अब उसे टकराना नहीं है, तो आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है कि D शुड बी ग्रेटर देन R। क्लियर हो रहा है, D शुड बी ग्रेटर देन R। आ गया, ओके वेरी गुड, ठीक है, D शुड बी ग्रेटर देन R। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद फिर आपका अगला डाउट क्या है, 19। A block of mass and charge q is released on a long smooth inclined plane where the magnetic field B is constant, uniform, horizontal and parallel to surface as shown. Find the time from start when the block loses contact with the surface. तो सिचुएशन समझो पहले तो हो क्या रही है, ठीक है। क्वेश्चन में सिचुएशन समझो तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक ब्लॉक को आपने रिलीज करा हुआ है, जस्ट रिलीज करा है आपने ब्लॉक को, तो क्या करेगा वो, फ्रिक्शन विक्शन कहा है, नहीं है, देखो क्वेश्चन में फ्रिक्शन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, ये एम मास का ब्लॉक है, इसको रिलीज कर दिया तो नीचे एक्सेलरेट करेगा ना, इट विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन। कितना एक्सेलरेशन होगा, जी साइन थीटा। क्या ये सही है क्या, शुरू में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो होगा नहीं क्योंकि कोई स्पीड है नहीं। अब ये जैसे से ब्लॉक नीचे आएगा इसमें वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दी अपन को, तो वी क्रॉस भी ऐसा नीचे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड शायद बाहर दी है ना, तो वी क्रॉस भी ऊपर फोर्स लगेगा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगने वाला ऊपर की तरफ, कितना लगेगा, क्यू वी बी, वी कितना होगा, इधर की तरफ तो फोर्स चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी हमेशा अपन लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम, जी साइन थीटा इनटू टाइम। ये समझ में आया क्या, यस। अब देखो जैसे से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बढ़ते जाएगा, जो नॉर्मल है वो कम होते जाएगा। आप अगर यहाँ एफबीडी देख लो अब, तो इस एम पर एक mg cos थीटा लगेगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ नॉर्मल लगेगा। आप अगर इक्वेशन बनाओगे तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है क्यू वी बी प्लस नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा। जैसे से v बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ा तो नॉर्मल कम होते जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास mg cos थीटा माइनस क्यू वी बी। जैसे से वेलोसिटी बढ़ेगी नॉर्मल कम होगा, एक इंस्टेंट ऐसा आ सकता है कि नॉर्मल जीरो हो जाए, नॉर्मल जीरो तो ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, सही है। चलो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन ये अब, वेरी गुड। तो आई होप जिसका भी डाउट है सबका क्लियर है, मेरे पास कई बच्चों के यस तो आ गए हैं। फिर 24 तक हो गए अपने, है ना। अब बता दो क्वेश्चन नंबर 30 तक, 30 तक क्वेश्चन नंबर 30 तक कोई डाउट, बहुत सारे डाउट आ गए, एक सेकेंड। चलो 22, 25, 26, 27, 22, 25, 26, 27 और देख लो किसी को कोई डाउट हो तो। आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 22। In a region of space, a uniform magnetic field B exists in the y direction
A proton is fired from the origin with its initial velocity v, making a small angle alpha with the y direction in the yz plane in the subsequent motion of the proton. तो आपको पढ़ा हुआ है ये सिचुएशन 22 में होगा क्या, पहले तो मुझे ये बताओ 22 में होगा क्या, पहले तो ये बताओ मुझको। 22 नंबर क्वेश्चन में हेलिकल पाथ होगा, बिल्कुल सही। अब इस हेलिकल पाथ को आप ड्रॉ कर सकते हो या इमेजिन कर सकते हो क्या, कैसा पाथ होगा वो? अगर वो तुमने इमेजिन कर लिया ना तो क्वेश्चन हो गया पूरा। बस वो हेलिकल पाथ आपको समझना है, वो अगर समझ लिया तो जो जो पूछा जा रहा है वो सब बता सकते हो आप, ठीक है। दिमाग लगाओ, थोड़ा कोशिश करो, ड्रॉ करो पाथ, पाथ बस ड्रॉ करो तो अपने आप सब दिख जाएगा तुमको। इन रीजन ऑफ स्पेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, वाई डायरेक्शन में है, प्रोटॉन को ओरिजिन से फायर करा है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन स्मॉल एंगल अल्फा बना रही है विद वाई एक्सिस इन वाईजेड प्लेन। तो वाई एक्सिस से स्मॉल एंगल पे वाईजेड प्लेन में उसकी वेलोसिटी है। अब उसका जो हेलिक्स का एक्सिस होगा वो किधर होगा सोचो। चलो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको हेल्प करने की। तो ये हमारा रहा डायग्राम, वाईजेड प्लेन में फेंका गया है ना, तो वाईजेड प्लेन में ये काम करते हैं अपन, एक्स वाई जेड अंदर हो जाएगा और इधर वाई जेड तो इधर एक्स बाहर हो जाएगा। हाँ, तो इसको वाई ले लेते हैं, इसको जेड ले लेते हैं और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। चार्ज पार्टिकल ओरिजिन से फेंका गया है। सबसे पहले तो देख लो एक्स वाई जेड एक्सिस सही लिया ना मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, वाई क्रॉस जेड एक्स में आना चाहिए, तो वो सही है। और अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दी हमको, वाई एक्सिस के अलोंग दी है, और वेलोसिटी का एंगल स्मॉल एंगल है इन वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन में ही वेलोसिटी है, यहाँ से कुछ अल्फा एंगल है, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। मुझे अल्फा और मुझे कंपोनेंट से मतलब है बस, तो ऐसे दो कंपोनेंट है। हाँ ठीक है। अब अगर डायग्राम समझ लोगे ना तो पूरा काम हो गया। ये जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ इनका क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किधर आने वाली है, v ऊपर, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इधर, v क्रॉस भी ऐसा अंदर आने वाला है, v क्रॉस भी ऐसा अंदर की तरफ आने वाला है, v क्रॉस v की डायरेक्शन समझ लो अंदर की तरफ आ रही है, इधर की तरफ। तो इधर कहीं सर्कल का सेंटर होगा, वो सर्कुलर मोशन ऐसा ऐसा करने के बाद ऐसा करने वाला है। अगर आप सर्कुलर मोशन का पार्ट यहाँ समझने की कोशिश करो, तो इस प्लेन में आपको सर्कुलर मोशन दिखने वाला है, ऐसा कुछ सर्कुलर मोशन दिख सकता है आपको। ये समझ में आ रहा है क्या? चलो बस अब आपको, मुझे लगता है कि क्वेश्चन हो गया पूरा, है ना, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी उसको आगे ले जाएगी और वो सर्कुलर मोशन कैसा कर रहा है दिख रहा है आपको। बस अब यहां से देखोगे तो दिख रहा है आपको एक्स कोऑर्डिनेट कभी पॉजिटिव नहीं हो रहा, ठीक है। तो जिसका भी डाउट था, एक बच्चे ने तो मुझे बता दिया, उनको क्लियर है। बाकी किसी और को भी डाउट हो तो देख लो, कुछ पूछना है तो बता सकते हो। आई होप कि ये डायग्राम से अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमते जाएगा और आगे भी बढ़ेगा, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट कभी नेगेटिव तो हो, पॉजिटिव तो हो ही नहीं रहा उसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 हुआ, उसके बाद आपने बोला 25। 25 में वायर PQST carrying a current 5 ampere is placed in uniform magnetic field 2 Tesla as shown in the figure. If the length of the part QR is 4 and SR is 6, the magnetic force on SR पे फोर्स कितना है? तो ये तो आप निकाल सकते हो, आपको स्ट्रेट वायर पे फोर्स तो पता है कैसे निकालते हैं, I L क्रॉस B। इसमें समस्या क्या है 25 में, बोलो। I L क्रॉस B फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, इस एल का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो लेना पड़ेगा। मान लो ये एल है तो आप लिखोगे आई एल बी और इनके बीच के एंगल का साइन थीटा,
तो एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा है, तो एल साइन थीटा विल बी दिस लेंथ, और ये आपको दी हुई क्वेश्चन में, ये एल साइन थीटा दिया हुआ है। आ रहा है क्या समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 25 आया क्या? वायर एस आर की लेंथ हमको दे रखी थी और क्यू आर लेंथ दे रखी थी, तो क्यू आर लेंथ है ये, एल साइन थीटा इज क्यू आर, बस अब क्यू आर लेंथ रख दो तो काम हो गया। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट 26, क्वेश्चन नंबर 26, a non-conducting rod of length L and mass m is moving down a smooth inclined plane of inclination theta with constant velocity. Current I is flowing in the conductor in the direction perpendicular to paper inward. पेपर के परपेंडिकुलर अंदर करंट जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग इन द स्पेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो आप देखो क्वेश्चन में बोला है कि कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ये कैच है क्वेश्चन में, कांस्टेंट स्पीड से क्यों जा रही होगी वो, ये सोच लिया तो तुम्हारा काम हो गया। ये रॉड इस तरफ कांस्टेंट स्पीड से क्यों जा रही है, ये तुमने सोच लिया तो तुम्हारा काम हो गया। हाँ एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये है कि जो जो इस पे फोर्स लग रहे हैं ना, एक तो इधर लग रहा होगा mg sin थीटा, एक लग रहा होगा यहाँ पर mg cos थीटा, एक लग रहा होगा नॉर्मल, तो कोई तो है जो mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन तो दिया नहीं है, देखो स्मूथ है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। करंट किधर जा रहा है, फ्लोइंग इन द कंडक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू पेपर इनवर्ट। बाहर में करंट देखो अंदर की तरफ दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर करंट ऐसा अंदर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको ऊपर की तरफ दे रखी है, तो फोर्स सोचो किधर होगा, करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में। कितना लिखोगे उसको, ILB, बस। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का एक कंपोनेंट जो है ये थीटा है, वो mg sin थीटा को बैलेंस करना चाहिए, तभी हो सकता है कि कांस्टेंट स्पीड से चले। सही बात है क्या? यस, बहुत बढ़िया। और अब आप इसमें ये ध्यान रखना था, देखो ये cos थीटा आएगा कंपोनेंट में, है ना, इधर की तरफ cos थीटा आएगा। चलो क्लियर, हाँ ओके बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। 27, स्क्वायर लूप ऑफ एबीसीडी, 27 डाउट था आपका, स्क्वायर लूप एबीसीडी कैरिंग अ करंट आई is placed in uniform magnetic field B as shown in the figure. A loop can rotate about the axis x x dash. The plane of the loop makes an angle theta with the direction of B. Through what angle will loop rotate by itself before the torque on it becomes zero? Loop कितना एंगल अपने आप घूमेगा उससे पहले कि उसका टॉर्क जीरो हो जाए। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि टॉर्क जो लगता है वो चाहता क्या है। आप अगर किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, ये कोई करंट लूप है, उसका एम वेक्टर सपोज इधर, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दी हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड से एक एंगल पे एम है, तब इस पे टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, तो इनवर्ट आएगी। वो चाहता क्या है, इनवर्ट वाला टॉर्क, एम इधर बी इधर, एम क्रॉस बी अंदर की तरफ आया, तो अंदर की तरफ टॉर्क मतलब ऐसा घुमाएगा लूप को, ऐसा घुमाएगा, ये लूप ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। जब ये लूप ऐसे घूमेगा, घूमने की डायरेक्शन इसकी इस तरह से आने वाली है, तो इसका एम होना चाहता है ना बी के पैरेलल। ये बात समझ में आ रही है क्या, है ना? यस, फिर से देखो, एम वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, एम क्रॉस बी की डायरेक्शन अंदर आई, तो जो एम क्रॉस बी का टॉर्क है वो एम को बी के पैरेलल करना चाहता है, बस। हाँ एनर्जी मिनिमम करना चाहता है, एम और बी पैरेलल होंगे तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। बस अब ये सोचो कि एम क्रॉस बी पैरेलल कैसे, एम और बी पैरेलल कैसे हो सकते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है वो सोचो, और एम और बी पैरेलल हो जाएंगे तो कितना एंगल घूमेगा, ये सोचो, हो गया तुम्हारा काम, है ना। अभी एम और बी के बीच का एंगल क्या है वो सोच लो। तो क्वेश्चन में देखो जरा आप ध्यान से, जो लूप है वो एक्स वाई प्लेन के बीच में उसकी एक साइड दी है,
उसका जो एम वेक्टर आने वाला है ना, वो टॉप से देखोगे तो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। चलो, क्या इसमें कुछ और डाउट बच रहा है आपका 27 में? बच्चे तो मुझे बोल रहे हैं कि कर लेंगे आप, बहुत बढ़िया। किसी और को कुछ डाउट बच रहा है तो बता सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास एक ब्राउजर बोल रहा है 90 माइनस थीटा घूमना चाहिए ना। डायग्राम बना के देखता हूँ मैंने ऐसे एंगल तो याद नहीं है मुझको कि कितना घूमना चाहिए। तो दिया क्या हमको, देखो उसको ऊपर से देख लेते हो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, टॉप से देखोगे ये जेड एक्सिस, और ऊपर से देखोगे तो ये वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस जो है वो इनटू द बोर्ड जैसा कुछ हो गया। ये वायर की एक साइड दिखेगी ऊपर वाली, ऊपर वाली साइड में देखो करंट इधर था और थीटा एंगल था, तो इसमें करंट इधर था तो एम वेक्टर इधर है, ये एम वेक्टर की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाला एंगल घूमेगा। अभी एंगल कितना होगा, ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा और ये 90, तो 90 प्लस थीटा घूमेगा, 90 प्लस थीटा घूमेगा। ठीक, ठीक है। हाँ, एम की डायरेक्शन बस गलत लेते हैं बच्चे कई बार। वो करंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होती है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमाओ, हम की डायरेक्शन एम आती है, तो एम देखो इधर आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन दी है, तो राइट हैंड फिंगर करंट के लॉन्ग रखो, तो आपको उंगली घुमाने पे ऐसा दिखेगा एम इधर है। चलो, और किसी का कोई डाउट? सिंगल चॉइस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट बच रहा है? अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बता सकते हो। कुछ करे आपने मल्टीपल करेक्ट कुछ करे क्या? मल्टीपल करेक्ट कुछ करे क्या? नो, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हो गए सारे, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं करे हैं। ठीक है, अब यार कुछ बच्चे नहीं करे हैं तो ठीक है, अपन उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज 2 जो है, देखो उसमें 3 4 तो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं मुझे, और 31 क्वेश्चन दिख रहे हैं उसके टोटल। तो हो सकता है आपसे एक दिन में, मुझे लगता है कि कर पाओगे। आज क्या है, फ्राइडे, कल तो आपकी रिवीजन क्लास है, फिर संडे मिल रहा है आपको, तो मंडे तक तो आप डेफिनेटली पूरी कर पाओगे। ठीक है, मंडे तक तो पूरी हो जाएगी एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज तो मंडे तक पूरी। अब ये बताओ कि एचसीवी का क्या स्टेटस है, कल एचसीवी डिस्कस कर पाएंगे क्या हम? बच्चे बोल रहे हैं यस, ठीक है। एससीबी चैप्टर 1 बचा है। एससीबी में 2 चैप्टर थे, एक था 34, एक था 35। 35 वाले चैप्टर के अंदर ये स्टार्टिंग में जो अपन ने पढ़ा था वो सब है, बायो-सैवर्ट्स लॉ वगैरह, तो वो हो गया। चलो वेरी गुड, तो कल अपन चैप्टर 35 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, कल इवनिंग में चैप्टर 35 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज कर लीजिएगा। हाँ, जिसने अगर उससे पहले वाला एक बचा है, 34 और 35 दोनों करना है आपको। 35 अपन कल डिस्कस करेंगे, 34 अभी और टाइम ले लो, वेडनेसडे तक कंप्लीट कर लो। ठीक, चलो, उसके बाद मेरे पास एक और डाउट, असाइनमेंट सारे हो गए हैं ना? असाइनमेंट्स में एक बार देख लूंगा, वैसे तो अधिकतर भेज ही दिए थे, एक आध कुछ बच रहा होगा तो मैं भेज दूंगा। और 1 2 3 4 कर सकते हैं, हाँ 1 2 3 4 क्वेश्चन बैंक सब करो आप, 1 2 3 4 भी करो, क्वेश्चन बैंक भी करो। तो एससीबी डिस्कस के बाद, डिस्कशन करने के बाद फिर अपन क्वेश्चन बैंक और 1 2 3 4 पे आएंगे। ठीक, चलो, ठीक है। चलिए, तो आज अपन अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए,
मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, डोंट सेंड क्यूबी टिल मंडे। अच्छा, ठीक है, एमएससी की क्यूबी मंडे को सेंड कर दूंगा। मैं मंडे को एक बार को रिमाइंड करा देना मुझे, तो मंडे को क्यूबी सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिज्म देखिए, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है। सबसे पहले तो एक बार इसके आउटलाइन आपको बता देता हूं मैं। मैग्नेटिज्म, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बार मैग्नेट और उससे एसोसिएटेड जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बार मैग्नेट और उससे एसोसिएटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में। ठीक है, सेकेंड चीज हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म एंड थर्ड मटेरियल्स। ठीक है, इन तीन पार्ट्स में अपन इस चैप्टर को बांट सकते हैं। अब इन तीन पार्ट में जो बार मैग्नेट वाला पोर्शन है, इसके अंदर कुछ चीजें पहले सिलेबस में ज्यादा थी और अब धीरे धीरे सिलेबस में कम कर दी गई है। लेकिन अगर हम किसी किताब के क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि पुरानी चीजों के क्वेश्चन तो मिल जाते हैं हमको। एनसीईआरटी में कुछ चीजें नहीं दी गई है पर उसके क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं। तो इसलिए ना बार मैग्नेट वाला पोर्शन है ना, अपन थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और फिर उसमें कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। देन फिर अर्थ मैग्नेटिज्म और मटेरियल, इसमें जितना एनसीईआरटी में है उतना हमारे लिए सफिशिएंट है, तो इनको हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे एनसीईआरटी से? बिकॉज ये पूरा चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है। अब एक एक पॉइंट में आपको लिखाने जाऊंगा ना अगर, तो बहुत टाइम लगेगा और ऑनलाइन में तो और दिक्कत आएगी लिखने में। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है इस चैप्टर को पढ़ने का बाय एनसीईआरटी। ठीक है, हाँ। तो एमएससी के जो डाउट्स आए थे शुरू में, यस कुछ बच्चे बता रहे हैं एमएससी में शुरू में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सारे डाउट्स आए थे, वो मैक्सिमम डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर के एंड होते तक आपकी मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएगी। कुछ अगर बचा तो फिर आप उसके बाद पूछ सकते हैं। ठीक है, सो वी विल लर्न दिस चैप्टर विद एनसीईआरटी एंड ऑन बोर्ड। मैं एनसीईआरटी के साथ साथ बोर्ड की भी हेल्प लूंगा और अपन दोनों चीजों का मिक्स करके चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इसको कुछ पीपीटी से भी पढ़ाऊं, तो अभी पीपीटी पार्शल है, उसको थोड़ा सा मुझे और चीजें डालना है उसके अंदर, वो हो जाएगा तो फिर उसकी भी हेल्प लेंगे अपन। ठीक है, यस। वो मेरे पास एक डाउट आया, एनसीईआरटी से सारे चैप्टर रीड करना चाहिए क्या? एनसीईआरटी से ऐसे चैप्टर जिसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है वो तो रीड करना ही चाहिए। जिनमें भी थ्योरी ज्यादा है ऐसे चैप्टर तो रीड करना ही चाहिए। चलिए, तो एक मिनट रुकिएगा। आप सब अपने पास एनसीईआरटी ओपन करेंगे। जल्दी से, कौन सा करना है रीड? चैप्टर 5, चैप्टर 5। जस्ट अ मिनट। Recording in progress. नोट्स बनाने चाहिए आपको, यस आपको नोट्स भी बनाना है। एक मिनट रुकिए बस, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। चलो देखो, आप सबको दिख रहा होगा अब, ये मैंने शेयर करा है और मैं भी दिखाई दे रहा हूँ आपको, है ना? आपको बोर्ड भी विजिबल होगा, सही बात है क्या? सबको बोर्ड दिख रहा है? नो, एक मिनट रुकिए। चलिए, अब दिख रहा है बोर्ड? देखो, थोड़ा गैलरी में जाके आपको थोड़ा चेंज देखना पड़ेगा। बोर्ड दिख रहा है यहाँ, छोटा सा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, जब जरूरत पड़ेगी बोर्ड को अपन बड़ा कर लेंगे। ठीक है,
ओके, तो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम बोर्ड को बड़ा कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट। देखो स्टार्ट करते, साइड बाय साइड व्यू पे जाके बड़ा हो जाएगा। हाँ, आप साइड बाय साइड व्यू कर सकते हो, उससे आपको बड़ा दिखने लगेगा। तो चलो वी विल स्टार्ट। मैग्नेटिक फिनोमेना आर यूनिवर्सल इन नेचर। देखो एक काम करे, आप में से कोई पढ़ेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं बीच बीच में समझाते जाऊंगा आपको चीजें। तो एनीवन जो आप में से पढ़ना स्टार्ट कर सकता है। वैभव, चलो कोई पढ़ना नहीं चाहता, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, अपन मैं ही पढ़ा देता हूँ। मैग्नेटिक फिनोमेना आर यूनिवर्सल इन नेचर। हमारे आसपास है ना, हमको कई चीजें दिखती है जो मैग्नेटिक फिनोमेना दिखाती है। आप सबने देखा ये वास्ट डिस्टेंट गैलेक्सीज, द टाइनी इनविजिबल एटम्स, men and beast, all are permeated through and through with host of magnetic fields, a variety from a variety of sources. हमने, सर माइक वाला ईयरफोन ला रहा हो, ओके। हमने हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है जिसमें हमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड का कुछ कॉन्सिक्वेंस दिखता है हमको। द अर्थ मैग्नेटिज्म प्रीडेट्स ह्यूमन इवोल्यूशन। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत पुरानी है ना। ह्यूमन इवोल्यूशन से पहले से अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीस विच इज कॉल्ड मैग्नेशिया, where the magnetic ore deposits were found. तो आपसे कोई पूछे कि मैग्नेट्स वर्ड कहाँ से आया, तो मैग्नेशिया वर्ड से आया। मैग्नेशिया एक आइलैंड था जहां पर कि मैग्नेटिक ओर्स के डिपॉजिट मिलते थे एज अर्ली एज 1600 बीसी। 1600 बीसी से वहां पर मैग्नेट्स के बारे में पता था। Shepherds on this island complained that their wooden shoes, which had nails at the time, stayed struck to the ground. The iron-tipped rods were similarly affected. This attractive property of magnet made it difficult for them to move around. तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें पता चली उन्हें कि जमीन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक चीजों को या आयरन की चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो वहां से हमको मैग्नेट्स के बारे में पता चला। द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वाज आल्सो नोन सिंस द एंशिएंट टाइम्स। A thin long piece of magnet when suspended freely. Okay, we will start करो। When suspended freely से ना सर, हाँ, pointed in the north-south direction, a similar effect was observed when it was placed on a piece of cork, which was then allowed to float in still water. ओके। तो आप अगर YouTube पे सर्च वर्च करो तो आपको कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे जहां पर है ना पानी पर एक कॉर्क रख देते हैं और उस पर एक मैग्नेट रख देते हैं। तो मैग्नेट है ना अपने आप को हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अलाइन कर लेती है। ऐसे कई आपको वीडियो देखने को मिलेंगे और आप सर्च करना, अगर नहीं मिले तो फिर मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, आगे। The name lodestone, given to naturally occurring ore of iron magnetite, means leading stone. The The technological technological exploitation of this property is generally credited to the Chinese. Chinese texts dating 400 BC mention the use of magnetic needles for navigation on ships. Caravans crossing the Gobi Desert also employed magnetic needles. तो बहुत पुराने समय से हमको मैग्नेटिक नीडल का एप्लीकेशंस के बारे में पता है और मेनली चाइनीज को बोला जाता है कि वो लोग यूज कर रहे हैं। माइट बी कि उन्होंने लिखा ही उनके टेक्स्ट में लिखा हुआ है, हमारे वहां यूज हो रहा हो हमें पता ही नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, चलो आगे। A Chinese legend narrates the tale of the victory of the Emperor Huang Ti about 4,000 years ago, which he owed to his craftsmen, whom नाउडेज यू विल कॉल इंजीनियर्स। nowadays you will go. हाँ, वो सब पढ़ा के याद ही हो गई इसकी लाइन हमको। These engineers built a chariot on which they placed a magnetic figure with arms outstretched. देखो ये दिख रहा है डायग्राम आपको, ये कुछ एक हमारे पास चैरियट है व्हील्स वाला जिसके ऊपर उन्होंने एक ये फिगर लगा दिया, उसके अंदर आर्म्स ऐसी दिख रही है आपको आउटस्ट्रेच।
Figure और 5.1. आकाश एक चीज बता रहा है कि सुश्रुत डिड यूज मैग्नेटाइट इन हिज सर्जरी। तो आप सबने सुना होगा सुश्रुत संहिता। सुना है क्या? वो फर्स्ट जो इंडिया में सर्जरी हुई थी वो सुश्रुत नाम के अपने सर्जन थे, हाँ उन्होंने करी थी, यस। चरक संहिता, तो वो, यस। तो उनके बारे में आकाश बता रहा है कि उन्होंने मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेट्स को यूज करा था। चलो बढ़िया, आगे। Figure 5.1 is an artist's description of this chariot. The हाँ figure swiveled around so that the finger on the statue on it always pointed south. साउथ, तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था जिसकी फिंगर साउथ में थी। हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मानते हैं कि मैग्नेट रहती है, तो उन्होंने फिंगर को साउथ में रख दिया था। ठीक है, हाँ। With this chariot, Huang Ti's troops were able to attack the enemy from the rear in thick fog and to defeat them. चलो आगे। In the previous chapter, we have learned that moving charges or electric currents produce magnetic fields. है This ना, अपन ने discovery पढ़ा है अभी एमएससी में ये सब। मूविंग चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। This discovery, which was made in the early part of the 19th century, is credited to Ørsted, Ampere, Biot, and Seward, among others. हाँ, तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क करा है मैग्नेटिज्म पे। तो उसमें से कुछ साइंटिस्ट के नाम है यहाँ पे। ओरस्टेड, जिन्होंने डिस्कवर करा कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। एम्पेयर ने भी डिस्कवर करा, इसकी डायरेक्शन वगैरह बताई, एम्पेयर सर्किटल लॉ दिया। बायोट एंड सेवर्ट्स, जिन्होंने करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना दी। ठीक है, हाँ, बायोट एंड सेवर्ट्स अलग अलग है, बिल्कुल सही। वो अलग अलग उन दोनों ने फॉर्मूले डिराइव करे थे और एक करीब करीब आसपास के टाइम में ही उन्होंने प्रेजेंट करे थे। अब दोनों ने ही बिल्कुल अलग करा था, इसलिए दोनों के बराबर दे दिया। ठीक है, हाँ, फेराडे ने भी बहुत सारा काम करा। ठीक है, चलो। बच्चे बोल रहे सर अंडरलाइन खुद से करना है क्या? आपको जैसा अंडरलाइन करने की जरूरत लगे आप करो। मेरे हिसाब से तो पूरी ही एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन करते बैठोगे ना तो पूरी एनसीईआरटी में हर जगह लाइन बन जाएगी। तो कंप्लीट एनसीईआरटी ऐसे चैप्टर्स की जिसमें थ्योरी है वो पूरी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी ऐसी लाइन नहीं जो आपके काम की नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इन द प्रेजेंट चैप्टर, In the present chapter, we take a look at magnetism as a subject in its own right. Some of the commonly known ideas regarding magnetism are: first, हाँ, the Earth behaves as a magnet with the magnetic field. एक मिनट, एक सेकंड, वो आगे बढ़ हाँ, sir. जाएगा। ठीक है। The Earth behaves, The Earth behaves as a magnet with the magnetic field pointing approximately from geographic south to the north. हाँ, ये अपन ने शायद पहले भी बात करी है और आपने पढ़ा भी होगा अर्लियर क्लासेस में कि अर्थ भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है। अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। तो ज्योग्राफिक साउथ और ज्योग्राफिक नॉर्थ क्या होता है? आपने पढ़ा है कि अर्थ के पोल्स है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में पोल होता है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, और जो साउथ डायरेक्शन में होता है उसे बोलते हैं ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, आगे। When a bar magnet is freely suspended, it points in the north-south direction. The tip which points to the geographic north is called the north pole, and the tip which points to the geographic south is called the south pole of the magnet. हाँ, जब भी किसी मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट अपने आप ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। मैग्नेट अपने आप ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। सपोज इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है, तो मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ की तरफ होता है, ये वाला एंड देखो, ये नॉर्थ की तरफ है, ये वाला एंड नॉर्थ की तरफ है, इसको अपन ने बोल दिया नॉर्थ सीकिंग पोल या नॉर्थ पोल। इसको अपन बोलते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्यों बोला? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में था। और दूसरे पोल को अपन ने नाम दे दिया साउथ पोल, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में वो। ठीक है, सो व्हेन अ बार मैग्नेट सस्पेंड करती है तो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जो पोल आता है उसको बोल देंगे नॉर्थ पोल, और जो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पोल होता है उसे बोल देंगे साउथ पोल। ठीक है, यस रचित, अपन यही चीज आगे आने वाली है, वेट। चलो आगे।
There is a repulsive force when the north poles or the south poles of two magnets are brought close each other. हाँ Conversely, there is an attractive force between the north pole of one magnet and the south pole of the other. अदर, बिल्कुल सही। हमने ये पहले भी पढ़ा है कि लाइक पोल रिपेल इच अदर, लाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर, तो सेम चीज है, सेम चीज यहाँ पे लिखी है अपन ने, है ना। नॉर्थ पोल्स और नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्शन होगा, आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा ऐसा, डेफिनेटली मैग्नेट के साथ तो बहुत मजा आता है खेलने में, तो वहां पे आपने एक्सपीरियंस करा होगा। मैग्नेट को पास लाने की कोशिश करो, पास ही नहीं आती है, रिपेल करती है एक दूसरे को, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था वो, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा कोशिश करो पर पास ही नहीं आती है, ठीक है। तो मुझे तो बहुत मजा आता था उस बचपन में। चलो आगे बात करते। We फोर्थ पॉइंट। cannot isolate the north or south pole of a magnet. If a bar magnet is broken into two halves, we get two similar bar magnets with somewhat weaker properties. Unlike electric charges, isolated magnetic north and south poles known as magnetic monopoles do not exist. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट में अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल कभी नहीं होता, ठीक है, कभी नहीं होता। रीजन इज कि मैग्नेट हमने हमने तो अभी पढ़ लिया है ना एमएससी, तो हम इसका रीजन अभी से समझ सकते हैं। तो मैग्नेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज क्या थी, अपन ने बात करी थी करंट लूप। किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलर मोशन से करंट लूप बनते, और वो जो करंट लूप होते हैं वो अपना मैग्नेटिक मोमेंट बनाते। तो मैग्नेटिक मोमेंट की कुछ एक डायरेक्शन होती है। इस मैग्नेटिक मोमेंट को एक तरफ से देखोगे तो नॉर्थ जैसा दिखता है, दूसरी तरफ से देखो तो साउथ जैसा। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है उसको अपन ने नॉर्थ बोल दिया, और जहां पीछे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है उसे साउथ बोल दिया। तो एक ही चीज को दो तरफ से देखने पे अपन ने साउथ और नॉर्थ बोल दिया है। असली में थोड़ी ये दो चीजें, समझ में आ रही पॉइंट ये। मैग्नेटिज्म का मेन रिस्पॉन्सिबल थिंग जो है वो है सर्कुलर करंट लूप, और सर्कुलर करंट लूप एक तरफ से देखते हैं तो नॉर्थ दिखता है, एक तरफ से दिखते हैं तो साउथ दिखता है। तो उन्हें अलग कैसे कर सकते, कर ही नहीं सकते, है ना। मेरे पास एक डाउट आया है, सर ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं से बाहर निकलेगी और कहीं से अंदर नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक तरफ से बाहर निकलती है और एक तरफ से अंदर जाती है। तो जहां से बाहर निकली उसे नॉर्थ, जहां से अंदर जाती है तो साउथ। अथर्व महाजन बोल रहा है, सर एक्चुअली सम एक्सपेरिमेंट्स एट CERN रिसेंटली क्लेम दैट मोनोपोल्स आर ऑब्जर्व्ड। हो सकता है अथर्व, लेकिन हमारी किताब में तो ये लिखा है ना, तो हम फिलहाल तो यही मानेंगे, ठीक है। CERN में भले ही हो चुका है, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो अपने लिए फाइनल। तो अगर कहीं भी अपने लेवल पे हमें कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें ये मानना है कि नॉर्थ पोल मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। बट हाँ, ये अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने कि रिसेंटली हमें पता चला कि कुछ मोनोपोल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसे देखेंगे यार, ये तो मजेदार चीज लग रही है, देखेंगे क्या करा है सन ने, ठीक है। पर हाँ, इसको इसके लिए कोई भी इस चीज को अपने किसी भी सिलेबस में कहीं यूज नहीं करेगा, ठीक है। वेदांत बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट में इनसाइड अर्थ की बात है कि आउटसाइड अर्थ की, आउटसाइड अर्थ की बात चल रही है वेदांत फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपना फोर्थ पॉइंट हुआ, अभी फोर्थ पॉइंट में हमने देखा, गोपाल बोल रहा है नहीं सारी क्यूरियोसिटी कॉलेज में। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो कॉलेज में देख लेना जैसा आपको जमे, हाँ फ्री टाइम में देखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट, मैं इसलिए थोड़ा सा पेज ऊपर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। It is possible to make magnets out of iron and its alloys. हाँ We begin with a description of a bar magnet अच्छा, and ये its पॉइंट, behavior. ये फिफ्थ नंबर पॉइंट के साथ ही मैग्नेट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहे थे वो हो गए। अब इस चैप्टर में क्या होने वाला है, ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में ये बताने रहे कि चैप्टर में क्या हो रहा है। तो इस चैप्टर में वी आर स्टार्टिंग विद डिस्क्रिप्शन ऑफ बार मैग्नेट, इट्स बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे ये लोग गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, देन इसे फॉलो करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के साथ, देन उसके बाद मटेरियल्स की बात करेंगे। तो चैप्टर में क्या क्या होने वाला है वो लिखा है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। मटेरियल की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और मटेरियल को पैरा डाया फेरो में डिस्क्राइब करेंगे वो, और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे विद सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो ये पूरी चैप्टर का कंसाइजली उन्होंने बताया कि करने क्या वाले।
ठीक है, ओके ओके सुकन्या। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन है बार मैग्नेट, वो स्टार्ट हो रहा है, बार मैग्नेट। ठीक है, पढ़े। One of the earliest childhood memories of the famous physicist Albert Einstein was that of magnet gifted to him by a relative. Einstein was fascinated and played endlessly with it. He wondered how the magnet could affect objects such as nails or pins placed away from it and not in any way connected to it by a spring or string. तो बचपन में तो बहुत, बचपन में क्या अभी भी बहुत अजीब लगता है। मतलब जिनको पता नहीं है फील्ड फोर्सेस के बारे में, उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि बिना टच करे फोर्स लग जाता है। वो तो मतलब देवी शक्ति मानते हैं इसको, है ना। कोरोना के भी माता का मंदिर बन चुका है अभी तो ऐसी चीज हो जाती है अपने यहाँ तो। आगे। We began our study by examining iron fillings sprinkled on a sheet glass placed over a short bar magnet. The arrangement of iron fillings is shown in figure 5.2. ठीक है, हाँ, तो ये उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझाने की कोशिश करी है। एक बार मैग्नेट रखा और बार मैग्नेट के अराउंड उन्होंने आयरन फाइलिंग्स डाल दी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बार मैग्नेट रखा हुआ था, लाइक दिस। तो आयरन फाइलिंग्स का कुछ शेप बन गया, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स को बता रहा है। ठीक है, आगे। The pattern of iron filing suggests that magnet has two poles similar to the positive and negative charge of an electric dipole. हाँ, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने बहुत केयरफुली वर्ड यूज करके बोला है। हाँ, तो उन्होंने क्या लिखा है देखो, पढ़ो आप। द पैटर्न ऑफ आयरन फाइलिंग सजेस्ट दैट द मैग्नेट हैज टू पोल्स सिमिलर टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। उन्होंने वर्ड सजेस्ट यूज कर लिया, उन्होंने ये कहा नहीं कि होता है। दे आर सेइंग दैट दिस पैटर्न सजेस्ट, इस पैटर्न से ऐसा लगता है। समझ रहे हो बात अब इनकी, है ना। ये स्पेसिफिकली बोल नहीं रहे कि ऐसा है कि पोल है। ठीक है, तो आयरन फाइलिंग्स का जो ये अरेंजमेंट है, तो उससे हमें ऐसा लग रहा है, उससे हमें ऐसा दिख रहा है, इट इज अप्रोक्सीमेटली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पोल जैसा कुछ है। ये जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो जाकर एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने जैसी टेंडेंसी है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये जो फील्ड लाइन है वो ऐसा लग रहा है जैसे एक पॉइंट की तरफ जा रही है और इधर कहीं एक पॉइंट से वापस बाहर आ रही है। तो इस पैटर्न से ऐसा लगता है जैसे मैग्नेट के अंदर कोई पॉइंट है जहां पर फील्ड लाइन जाके मिलने वाली है और दूसरे तरफ से जहां से फील्ड लाइन बाहर आ रही है। इन पॉइंट्स को नाम दे दिया गया पोल। तो पोल का कॉन्सेप्ट आया कहां से था, समझ में आ रहा है अपन को। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करे अगर हम बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट के एंड्स पर ऐसा लगता है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां कॉन्वर्ज एंड वहां से डाइवर्ज हो रही है। उन पॉइंट्स को कह दिया गया पोल। The pattern of iron filing suggests that bar magnet is two poles, similar to positive and negative charge of electric dipole. ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। हाँ, As mentioned in the introductory section, one pole is designated the north pole and the other the south pole when suspended हमने freely. हमने शुरू में पढ़ा था ना कि मैग्नेट सस्पेंड करो तो एक एंड टुवर्ड्स नॉर्थ पॉइंट करने लगता है, एक एंड टुवर्ड्स साउथ पॉइंट करने लगता है। तो इनको नॉर्थ और साउथ बोल दिया था अपन ने। तो नॉर्थ और साउथ बोलना वो सस्पेंड करने के हिसाब से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में यहाँ तो कोई डायरेक्शन दिखती नहीं अपन को, कोई एरो तो दिखता नहीं आयरन फाइलिंग्स में। तो एरो हमने वैसे नहीं बनाया था, हमने तो वो सस्पेंड करने के बाद हमने सोचा कि एक को नॉर्थ एक को साउथ बोल देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। When suspended freely, these poles point approximately towards the geographic north and south poles, respectively. A similar pattern of iron filings is observed around a current-carrying solenoid. हाँ, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के आसपास भी ऐसे ही पैटर्न बनता है। रीजन बिंग करंट कैरिंग सोलेनॉइड ही तो एक तरह से बार मैग्नेट होती है। ठीक है, अब यहाँ अगले सेक्शन में उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। The pattern of iron filings permits us to plot the magnetic field lines. This is shown both for the bar magnet and the current carrying solenoid in figure 5.3. For comparison, refer to chapter 1, figure 1.7, D. Electric field lines of an electric dipole are also displayed in figure 5.3 C. हाँ, मतलब इन्होंने क्या करा है कि एक तो उन्होंने बार मैग्नेट की फील्ड लाइन दिखाई है, जो आप अगर ध्यान से देखो तो पहला डायग्राम यहाँ पर बार मैग्नेट की फील्ड लाइन का है।
ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखो फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर बार मैग्नेट की फील्ड लाइन का है, दिस इज बार मैग्नेट फील्ड लाइन एंड दिस इज सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये देखो बी में लिखा है द करंट कैरिंग फाइनाइट सोलोनॉइड, तो फाइनाइट सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई है और लास्ट में एक इलेक्ट्रिक डायपोल की फील्ड लाइन दिखाई है। तो बाहर से अगर आप देखो तो आपको एक जैसे दिख रहा है, ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहा है, देख पा रहे सब बच्चे, बाहर से एक जैसा ही है, इधर भी देखो बाहर से एक जैसा ही है। तो एक करंट इलेक्ट्रिक डायपोल, एक सोलोनॉइड शॉर्ट लेंथ की फाइनाइट लेंथ की, और एक हमारा बार मैग्नेट, ये तीनों एक जैसी चीज है। और हमने पढ़ा भी है ना, हमने अभी रिसेंटली एक लेक्चर में इनका यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क कैसा एक्सपीरियंस करते हैं वो सारी बातें करी थी अपन ने, तो इनमें सिमिलैरिटीज वहां पे भी समझी थी अपन ने। ठीक है, तो ये तीनों एक जैसी चीज है, पर अंदर थोड़ा फर्क है। बार मैग्नेट के अंदर और सोलोनॉइड के अंदर तो एक जैसी फील्ड लाइन है, पर इधर इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर तो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही रिवर्स हो जाती है, तो अंदर थोड़ा सा डिफर करते ही है, लेकिन बाहर से एक जैसा है। चलो, क्योंकि एक जैसे है इसलिए इनको एक साथ ही डिस्कस करा है एनसीईआरटी में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन ये। The magnetic field lines of a magnet or a solenoid form continuous closed loops. This is unlike the electric dipole where these field lines begin from positive charge and end on the negative charge or escape to infinity. हाँ, तो बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैग्नेटिक फील्ड्स और बार मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स में होता है, वो ये वाला पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्लोज लूप बनाती है, कंटिन्यूस क्लोज लूप बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं होता है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे एंड होती है या पॉजिटिव से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी जा सकती है, क्लोज लूप नहीं बनता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। सेकंड पॉइंट देखते हैं। The tangent to the field line at given point represents the direction of net magnetic field B at that point. ये तो जानते हैं अपन, है ना, किसी भी पॉइंट पे नेट टेंजेंट की डायरेक्शन फील्ड होती है। चलो, ये कुछ एक उन्होंने स्टार लगा के पॉइंट लिखा है, ये भी अपने काम का होता है, तो ये भी अपन पढ़ेंगे। In some textbooks, the magnetic field lines are called magnetic lines of force. हाँ, This nomenclature is avoided since it can be confusing. Unlike electrostatics, the field lines in magnetism do not indicate the direction of the force on a moving charge. हाँ, समझ में आया ये पॉइंट सबको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोलना चाहिए, रीजन बीइंग क्योंकि चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो तो परपेंडिकुलर होती है, फील्ड के अलोंग थोड़ी होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलना गलत हो जाता है, पर कुछ किताबों में लिखा होता है, ये भी बोल रहे हैं कि सम टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, वो ठीक है, कन्वेंशन है भाई, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोल दिया, पर वैसा बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर बोलना क्या चाहिए? इन्हें टॉर्क की लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि टॉर्क इनके डायरेक्शन में आप एक अगर करंट सॉरी एक कंपास रखो, जैसे मैं आप बनाने की कोशिश करता हूँ, चलो आप कहीं पर एक कंपास रख दो, मैग्नेटिक कंपास रखो, तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो हमेशा इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग आ जाती है। क्यों आ जाएगी? क्योंकि फोर्स उस पर टॉर्क लगता है, याद करो M क्रॉस B का टॉर्क लगता है किसी भी बार मैग्नेट पे, है ना। तो वो जो टॉर्क लगता है ना, वो चाहता क्या है कि M वेक्टर और B वेक्टर बिल्कुल पैरेलल हो जाए, ये टॉर्क चाहता है M और B पैरेलल हो जाए। So when a compass is placed in the region of magnetic field, the compass needle points in the direction of magnetic field. तो कंपास की नीडल इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। तो टॉर्क से सोच सकते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, इससे नहीं सोच सकते। तो जीरो टॉर्क की लाइन बोल सकते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जीरो टॉर्क वाली लाइन। ठीक है, पर वैसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, पर अपन ऐसा बात कर रहे हैं कि किसी क्वेश्चन में आया तो ऐसा सोच सकते हैं अपन। चलो, तो क्या ये स्टार वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, जस्ट सेकेंड। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। द लार्जर द विभव, The larger the number of field lines crossing per unit area, the stronger is the magnitude of the magnetic field B. In figure 5.3, B is larger around region second than in region first. हाँ, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही पॉइंट है, जितना ज्यादा फील्ड लाइंस का नंबर होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अगला पॉइंट। The magnetic field lines do not intersect, for if they did, the direction of the magnetic field would not be unique at the point of intersection.
आप जानते ही ये है ना। One can plot the magnetic field lines in a variety of ways. One way is to place a small magnetic compass needle at various positions and note its orientation. This gives us an idea of the magnetic field direction at various points in space. बहुत बढ़िया। चलो तो अपना ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है अब, क्योंकि नेक्स्ट जो पोर्शन है इसका वो अपन पूरा कर नहीं पाएंगे तो उससे हम स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, तो आज अपन ने मैग्नेटिज्म स्टार्ट करा। जस्ट अ मिनट में से शेयरिंग स्टॉप कर दूं। ओके, देखो बच्चों, तो पूरा चैप्टर ऐसे ही चलेगा नहीं। जो शुरुआत है वो चैप्टर की हमने ऐसी करी है, मैग्नेटिज्म की शुरुआत अपन ने इस तरह से करी है। बहुत सारी थ्योरी है इस चैप्टर में, और ये थ्योरी इतनी सारी मैं लिखा नहीं सकता था। देखो आपको अभी अपन ने जितनी चीजें पढ़ी, इसमें बहुत सारे कुछ पॉइंट्स ऐसे जो हमारे काम के, जेई मेंस में इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं ये सबकी सब आपको लिखा नहीं सकता था, है ना। आप भी ये फील कर रहे होंगे। ठीक है, अब मेरे पास एक डाउट आया सर, इसके नोट्स बनाने हैं। हाँ, नोट्स बनाते चलना है आपको। आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, या आप मॉड्यूल की हेल्प लीजिए। मॉड्यूल के साथ साथ आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते जाइए। तो कुछ चीजें एनसीईआरटी से अपन पढ़ेंगे ऐसा, और कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। जैसे डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर एनसीईआरटी में नहीं है, तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर बोर्ड पे बताऊंगा। मूविंग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बोर्ड पे बताऊंगा। तो कई सारी चीजें अपन बोर्ड पे पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ बोर्ड पे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी पॉइंट्स को मैं अगर लिखाने जाऊंगा ना तो कुछ सेंस नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ चलो ओके बच्चों। और हैंडबुक है ना, हैंडबुक वगैरह में भी इतना डिटेल में नहीं होगा जितना एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी से पढ़ना एक चैप्टर के लिए बेस्ट होता है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि कितना भी मैं ट्राई करूं, एनसीईआरटी जितना डेप्थ नहीं जा सकते अपन उसमें। जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज अपन ने देखा कि एक जगह उन्होंने लिखा सजेस्ट, वो सजेस्ट वर्ड से कितनी सारी इंफॉर्मेशन पता चली। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी अपन ज्यादा प्रीफर करेंगे। रचित पूछ रहा हैंडबुक क्या, हैंडबुक आपको मिलती है, उसमें फॉर्मुलेस का कलेक्शन होता है। चलो सो आज अपना टाइम हो चुका है, तो आज अपन यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास अपनी जो थ्योरी की रहेगी मंडे को रहेगी, तो उसमें अपन क्या करने वाले हैं, अपन यही चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे प्लस डिस्कशन। तो एमएससी का एक्सरसाइज जितनी भी बची हुई है पूरा कंप्लीट करके लाना है आपको। एंड सैटरडे को अपन डिस्कस करेंगे, मतलब कल डिस्कस करेंगे एससीबी का चैप्टर 35। ठीक, ओके बच्चों, आप लोग और आगे भी पढ़कर आ सकते हो। एनसीईआरटी को आगे भी पढ़ते जाइए, जितना ज्यादा पढ़कर आओगे, डबल ट्रिपल बार पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हर लाइन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू।